ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Crop Care Federation of India. नमस्कार, स्वस्थ स्वच्छ जयते में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। एग्रीकल्चर और एग्रो केमिकल्स के इस्तेमाल पर आधारित इस खास पेशकश में हम इसके सकारात्मक पहलू पर चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसकी फिजिबिलिटी पर काफी बहस की जरूरत है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जैविक खेती का समर्थन करने वाले एनजीओ कीटनाशक कंपनियों के निशाने पर हैं। लेकिन एग्रो केमिकल्स के सकारात्मक पहलू के तौर पर हम उभरते एग्रोप्रेन्योर की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे इन उभरते एग्रोप्रेन्योर ने अपनी जिंदगी के साथ साथ इससे जुड़े लोगों की जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक जैविक खेती की। इन दिनों लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उनका मानना है कि खुद को सेहतमंद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे रिटेल स्टोर में ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ रही है। शहरी लोगों की इस मांग को पूरा करने के लिए कई किसान भी रासायनिक कीटनाशक को छोड़कर खेती के लिए प्राकृतिक और परंपरागत फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2007-8 में करीब 9.5 लाख टन ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन हुआ था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 300 लाख टन हो गया है। लेकिन भारत की कुल खेती में जैविक खेती की हिस्सेदारी काफी कम है। सामान्य खेती के मुकाबले जैविक खेती में कई चुनौतियां हैं। इसके लिए ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी जानकारी और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लोकप्रियता और उत्पादन बढ़ने के बावजूद ज्यादातर जैविक खेती गैर कृषि जमीन मसलन चारागाह या फिर जंगल की जमीन पर की जाती है। हमने जानकारों से जानना चाहा कि क्या ऑर्गेनिक खेती में हमारे देश की जरूरत को पूरा करने की क्षमता है। Organic food is a big fad. If you want organic food without any fertilizer, without any pesticide, then all the human being in India should not have tablets, should not have injections, should not go to doctor, and the population will be 1/3. That time perhaps we can survive. Organic food, the people talk rubbish. They do not want agriculture colleges, they do not want high-tech agriculture, they want all traditional things, and we cannot survive with that. ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करे भी तो वो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। हर एक व्यक्ति नहीं ऑर्गेनिक फूड खा सकता है, और अगर पूरा देश ऑर्गेनिक फूड बनाना चालू करे तो मुझे नहीं लगता है कि हम 50% भी, आधा फूड भी बना सकेंगे। अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, हर एक आदमी को 2 स्क्वायर मील मिले, तो उसके लिए तो फूड प्रोडक्शन डबल करने की बात करनी है। तो विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स इट इज नॉट पॉसिबल। जैविक खेती की एक्सपोर्ट की क्षमता को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल 2000 में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी एमपीओपी की स्थापना की थी। लेकिन जिस हिसाब से इसका उत्पादन बढ़ रहा है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। The latest data again for 2011 says the Indian export is close to about 37 billion, meaning $37,000 million, all in US dollars. Okay, what is available data of organic agriculture say is 153 million. Now, where is 153 and where is 37,000? But there is more news, there is more budget allocation, that you have more item. So a perception, as you said, has been created about organic farming, but the data do not support at all. आखिरकार भारत जैसे देशों में जैविक खेती टिकाऊ क्यों नहीं हो पा रही है? जानकार इसके लिए ऑर्गेनिक फूड को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका मानना है कि ग्लोबल स्तर पर ऑर्गेनिक फूड से नुकसान होने के कई सबूत मिले हैं। The important thing also is to look towards food safety, and in some ways organic farming has major challenges there. For example, there was an outbreak of food bacterial contamination in Germany in 2011 which killed 50 people
because of the organic systems that were being used, and this was in bean sprouts in particular. ऑर्गेनिक फूड के समर्थकों का कहना है कि ये सब बातें केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स का विरोध करने वाले एनजीओ को निशाने पर रखकर की जा रही हैं। कई एनजीओ तो एग्रो केमिकल्स और कीटनाशकों के इस्तेमाल का खुलकर विरोध करते हैं। हालांकि इंडस्ट्री ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है और खारिज कर दिया है। देखो, एनजीओज जो कहते हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज इंडिया में होता है तो दूसरे देशों में क्यों नहीं होता, जहां हमारे से कम 5 to 7 times मोर पेस्टिसाइड्स का यूज होता है पर हेक्टर ऑफ लैंड, तो वहां क्यों नहीं होता। प्लस हम तो केमिकल्स लास्ट 20-25 साल से यूज करते हैं, वो लोग तो 40-50 साल से यूज कर रहे हैं। There is a huge money flow into so-called promoting organic agriculture in the country, coming from government agencies and from outside the agency. My answer is yes. My answer is very strong. In fact, even in the 11th plan, a budget of 2,500 crores was allotted. Now, should someone seek to verify the data, I'm sure a substantial part of the 2,500 crores must have gone to different NGOs for promoting awareness. एग्रो केमिकल्स का विरोध करने वाले इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये कई मायनों में फायदेमंद साबित हो रहा है। किस तरह से एग्रो केमिकल्स किसानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है, ये बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। Presented by Crop Care Federation of India. छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। मुझे घर का प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए बस। हाँ कुमार, फिर से लीव चाहिए मैम। फिर से लीव? बिल्डर के साथ मीटिंग है घर के सिलसिले में। पर आपका घर तो पिछले साल मिलने वाला था ना? घर तो सिर्फ पेपर में है मैम, वो भी छोटा निकला। घर बेचते वक्त बोला था कि 2000 स्क्वायर फीट है, बाद में पता चला कि वो सुपर एरिया है। कारपेट एरिया तो 1350 स्क्वायर फीट है। तब से ये सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच में गोल गोल घूम रहा हूँ। अब ये घर कब मिलेगा इसकी कोई खबर नहीं। तो चलो खबर ले लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल एक ऐतिहासिक कदम होगा। भैया मैडम आप बैठो। बैठेंगे तो जरूर, पर आप ये बताइए कि आप ये हवाई किले बनाना कब बंद करेंगे? आपके घर की कॉस्ट सिर्फ कारपेट एरिया पर बेस्ड होगी। पोजेशन डिले हुआ तो फुल रिफंड का ऑप्शन होगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सारे क्लियरेंसेस लेने होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास को 4 जून 2013 को स्वीकृति दी और विधेयक को 14 अगस्त 2013 को संसद में पेश किया गया है। अपने घर का हक लीजिएगा जरूर। I've been high, I've been low, I've seen smiles, so many miles, I've seen faces, so many places. Chevrolet sale. More style than you expected. More admirers than you asked for. Chevrolet. Find new roads. कैंपेन मिलेगा, पीवीसी मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। Presented by Crop Care Federation of India. स्वस्थ स्वच्छ जयते में फिर से आपका स्वागत है। नई तकनीक और हाइब्रिड सीड्स के आने से किसानों को खूब फायदा हो रहा है। परंपरागत तरीके से खेती करने वाले कई किसान इन नए तरीकों को अपनाकर आज एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और अब खेती उनका बिजनेस बन गया है। हमने महाराष्ट्र के नासिक के कई उभरते एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की, जो कि आज भी खेतों में जी तोड़ मेहनत करने वाले किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
नासिक के उमाकांत 17 सालों से टमाटर और अंगूर की खेती करते आ रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज और इफेक्टिव कीटनाशकों के उपयोग से उनकी अंगूर की खेती में काफी ज्यादा उत्पादन हुआ है। इसके चलते अब वो एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और कृषि व्यापारी बनने का उनका सपना सच हो गया है। ये हमारा अंगूर का बगीचा है, पूरा 13 एकड़ का प्लॉट है। 3 एकड़ यानी कि 90 गुंठे का प्लॉट है। और अभी जो मजदूर देख रहे हैं आप, ये जो मजदूर देख रहे हैं, ये अभी ये जो छोटा छोटा जो शेंडा आ रहा है, ये शेंडा कटिंग का काम चालू कर रहे हो। और आगे जाके ये पूरे मजदूर देखे, अभी पूरा 6 की 6 आदमी मजदूर पे लगा हुआ है। और इसमें ये जो अभी काड़ी बन रही है, ये जो इसको जो बोलते हैं, ये इधर जो छोटा छोटा ग्रेप्स आता है, ये 6-7 डोल पे आता है। 1 2 3 4 5 6 7। इस पे जब आगे अभी अक्टूबर में कटाई होगी, तब उसका यहाँ पे छोटा छोटा अंगूर निकलेगा। अभी ये जो इसका जो खाने का जो खाद का टाइम है, अभी वो पूरा इसमें रहता है, सितंबर में रहता है खाद डालने का टाइम। और 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद उसका कटाई का टाइम रहता है, तब ये कटाई इधर 7 डोले पे रहती है इधर। अब देख रहे हैं ये पूरी मजदूरी के साथ अभी जो बगीचे का सेंडा है, ये खत्म होने के बाद इसका कोई काम नहीं, सिर्फ अभी दवाई छिड़कने का काम चलता है इधर। और अक्टूबर 10 अक्टूबर या 10 से 30 अक्टूबर तक इसका कटाई होता है। वो कटाई के बाद पूरा इधर से ग्रेप्स निकलता है। फसल जैसे अभी मानव का एक अहम हिस्सा बन चुका है, तो इसका जाहिर है इसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो आप अपने फसल का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या आप कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं? हो, जरूर करते हैं। ये जो अंगूर में जो पेस्टिसाइड का जो यूज होता है, तो उसका जो रेसिडुस आता है, तो उसकी वजह से जो बिगर रेसिडुस वाला जो दवाई है, वही छिड़काने से अच्छी फसल आ जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आप कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद आपकी पैदावार में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्पादन बढ़त हुई है या घट गया है? इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। नहीं, जरूरत से ज्यादा तो बढ़ ही गई है, क्योंकि दवाई को कुछ ऐसे कि उसकी वजह से अंगूर का उत्पादन भी ज्यादा मिलने लगा और अच्छे से पैसे भी मिलने लगे उसकी वजह से। आप एक कृषि व्यापारी हैं, तो आपने कृषि व्यापारी कब शुरू की? मैडम 1990 में मेरा पहला प्लॉट जो बनाया, वही एक्सपोर्ट के लिए गया। तो आपका जो उत्पादन है, ये एक्सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ जाता है? मैडम पहले तो यूके जाता है। यूके के बाद में जो अगर थोड़ा बहुत बचा तो ऐसा दुबई या ऐसा दुबई में ही जाता है। तो कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद, जैसे कि आपने बताया आपको काफी मुनाफा हुआ है, तो इससे आपके रहन सहन में क्या क्या बदलाव आया है? वैसा अभी मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो दोनों ही सिर्फ अभी अंगूर का पैसा अच्छा मिल रहा था, इसलिए मेरे को इधर तो गांव में तो कोई स्कूल का ये तो नहीं, लेकिन इसलिए तो मैंने अभी जो नासिक नज़दीक ही, तो नासिक में ही हमने वो इंग्लिश मीडियम को डाला है उसको। तो कुछ टाइम पहले नासिक और आसपास के शहरों में पानी की काफी कमी के कारण फसलों में रुकावटें आ रही थी, लेकिन अभी जैसे इस साल बारिश अच्छी हुई है, तो आपके पैदावार में क्या क्या फर्क नजर आए हैं? मैडम वो क्या होता है, उसमें जो अंगूर के लिए वैसा बोलते अभी जो ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन की वजह से ऑलरेडी इसको पानी कम लगता है। अंगूर की जो खेती है, एक बार दूसरे कौन से भी पौधे को ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 2.5 घंटे का पानी भी दिया तो भी अंगूर का पेड़ अच्छा रहता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत आई नहीं हमारे यहाँ। जो लोग कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भ्रम में है कि इससे कैंसर पैदा होता है या बीमारियां पैदा होती हैं, तो उनसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी हम 1990 में से यही पूरा दवाई कौन सी न कौन सी मार रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कैंसर तो किधर नहीं होता। तो जो किसान हमारे देश में कीटनाशक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो नहीं अभी जो पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, उनके पास साथ अभी ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक की वजह से भी इतना पूरा 100% उसका रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं रहता अंगूर के लिए।
अगर पेस्टिसाइड अगर बंद करे या कैंसर होता है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये तो पूरा ये जो खेती पूरा खेती छोड़ देना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड ने अगर यूज किया हमने तो पूरा खेती छोड़ देना पड़ेगा। जानकारी, जी तोड़ मेहनत और ट्रेनिंग के दम पर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर उमाकांत को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री गुजरात के डांग जिले के ट्राइबल किसानों की जिंदगी में रंग भर रही है। Presented by Crop Care Federation of India. Go extreme with the all-new Tata Safari Storm Explorer Edition. Safari Storm, the real SUV. सूरज की मटकी ओए बारिश का रेला, बल्ला घुमई के ओए नहले पे दहला, वो धूप है नीम बारिश करेला, मीठी चूरी सा काटने चला अम्ब्रेला, जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, और एक्सेल वाले घर उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। कांसाई की जापानीज टेक्नोलॉजी से बना एक्सेल। अंकल साई से कहिए हाय। आब्राकाडाब्रा। कभी थे सिपाही पर अभी हैं सठियाए। मैं अच्छी तरह समझ गया। ये है दुनिया के सबसे अजीब अरबपति, डक डायनेस्टी, सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ। EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। सही प्रोडक्ट, सही दाम और सही सर्विस, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। पहरेदार के प्रस्तुतकर्ता हैं बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। Presented by Crop Care Federation of India. फिर से आपका स्वागत है स्वस्थ स्वच्छ जयते में। जैसा कि हमने वादा किया था, अब हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के डांग जिला, जहां के ट्राइबल किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके विकास में एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री काफी अहम भूमिका निभा रही है। एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की मदद से उस इलाके में काफी समृद्धि आई है। मॉनसून में जब पूरे इलाके में हरियाली आती है, तब ट्राइबल आबादी वाला डांग जिला एक अलग ही छटा बिखेरता है। यहाँ के घर मिट्टी के बने हुए हैं और घरों पर घास फूस के छप्पर हैं। इस जिले का करीब 70% इलाका जंगल है और यहाँ के स्थानीय निवासी अब तक नाचनी गाते आ रहे थे, लेकिन एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की वजह से उनकी जिंदगी अब बदल रही है। अब वो नई नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स और एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल कर नाचनी के अलावा धान, भिंडी जैसी फसल भी उगा रहे हैं। इससे उनकी कमाई बढ़ रही है और जीवन स्तर भी सुधर रहा है। धीरे धीरे ऐसी संस्थाओं से या केवी के जैसे सेंटरों की मुलाकात और मीटिंग या अटेंड करते मेरे ख्याल में ये आया कि हाइब्रिड बीज बोना चाहिए। तो मैंने एक साल में, पहले साल में 2 kg, दूसरे साल में 4 kg ऐसे हाइब्रिड बीज में लाके बोता था। अब मैं पूरा मेरा खेत हाइब्रिड बीज से बोता है और मैं पहले के ज़माने से अच्छी खासी उपज लेता हूँ। हम पहले जो डांगर करता था देसी, तो हम लोग गुजरात में पोटका बांध के जाता था, बराबर
इसके बाद वो पानी की सुविधा हुई और ये डांगर अपना लिया हम लोग, ये हाइब्रिड डांगर, और फिर से हम लोग थोड़ा सुधार आया हमारे जीवन में और फिर से वो गुजरात में जाने के लिए छोड़ दिया। डांग जिले के ट्राइबल की जिंदगी में ये सब बदलाव बिना एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के सहयोग के संभव नहीं होता। फार्मर्स को उनके ऊपर पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई ओकरा आपको कैसे लाइन सोइंग में कितना सोइंग रखना पड़ता है वो भी बताया जाता है। इसमें फर्टिलाइजर कौन सा डालना पड़ता है और कितने अमाउंट में डालना पड़ता है। एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री लगातार उनकी खेती की कुशलता को बढ़ा रही है, साथ ही उनको एग्रोकेमिकल्स, हाइब्रिड सीड्स और नई नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है। ऐसे काम के लिए अलग से प्रदर्शनी सेंटर भी बनाए गए हैं। ये देखो, ये हाइब्रिड डांगर है, कौन सी जात है वो बताया है, 807 PHC, कौन सी कंपनी की है, एडवांटा। उसका सोइंग कब किया है, मीन्स वावनी, हम आप वावनी बोलते हैं ना, तो वावनी कब किया है वो तारीख बताया है 18/7/2013। उनके वो कितने दिन में पक जाती है वो भी बताया है। ये वैरायटी अभी कंपनी के मुताबिक 95 से 100 दिन में पक जाती है। आप इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं कृषि विकास के लिए, और अपने काम के बारे में हमें कुछ बताइए। यहाँ पे हमें काम शुरू किए हुए लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं। और अगर आप देखें तो डांग जो पूरा का पूरा ज़िला है ये कृषि के नज़रिए से बहुत ही पिछड़ा ज़िला है। और इसका एक सबसे बड़ा असर ये आता है कि जब लोगों को खाने को नहीं मिलता है, एक समय के बाद उनके खाने की पूरा बंदोबस्त नहीं हो पाता है, तो वो माइग्रेट करते हैं दूसरे एरियाज़ में अपनी जीविका चलाने के लिए। इसी को ध्यान में रख के यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने इनिशिएटिव शुरू की थी। उसका अगर आप आज नेट इम्पैक्ट देखते हैं तो ये है कि काफ़ी हद तक 10 साल में इतना विकास हुआ है काफ़ी सारे पॉकेट्स में, जहाँ पे ये किसान जो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में अपनी जीविका चलाने के लिए जाते थे वो आज यहीं पे रुकते हैं। और साथ में उनका बाकी भी जो पैमाने होते हैं विकास के, उसमें भी विकास देखने को मिलता है। जैसे लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा भेज रहे हैं, उनकी सेहत का जो पैमाना है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो पूरा फोकस था वो कृषि के तरफ ही था, क्योंकि कृषि ही ऐसा है जो इस एरिया में जो रोजगार दे सकता है। कृषि एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों को अपना भरपेट खाना मिल सकता है। तो यही एक कारण था कि हमने यहाँ पे कृषि से संबंधित कार्य शुरू किया था। हमें आप बताइए, आप किस तरह के काम यहाँ किसानों के लिए कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो ज़्यादा जो किसान कर रहे हैं, हमने कोशिश की है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो नए कृषि के जो तरीके हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए इस एरिया में। क्योंकि यहाँ की जो कृषि थी वो काफ़ी पुरानी थी, पुरानी पद्धति से लोग करते थे, जिसके कारण उनको खाने का पूरे साल भर का इंतज़ाम नहीं हो पाता था। यही एक कारण था कि हमने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन किया वो ऐसी वैरायटीज़ का किया और ऐसी खेती बाड़ी का किया जिससे उनको साल भर एटलीस्ट रोजगार मिले और साल भर का खाने का इंतज़ाम हो सके। एग्रोकेमिकल्स का कृषि विकास में कितना महत्वपूर्ण हाथ है? जो सच्चाई आप देखते हैं और उस सच्चाई को जब आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी जो फील्ड में रहता है वो इस सच्चाई को नहीं नकार सकता है कि एग्रोकेमिकल्स के बिना हम भारत की जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं खिला सकते। यूपीएल और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन ट्राइबल किसानों के लिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जैसी इनोवेटिव फार्मिंग तकनीक की शुरुआत की गई है। डांग की एक समझदार किसान संगीता बाडू इस तकनीक का इस्तेमाल कर खूब फायदा उठा रही हैं। श्री पद्धति में हम किसानों को छोटे छोटे जो किसान करते हैं अपनी पद्धति से, उसमें थोड़े थोड़े बदलावों की बात करते हैं। इन बदलावों की बात हम करें तो पहले स्टेप जहाँ पे हम लोग बेड बनाने की बात यहाँ पे किसान करते हैं, तो रेज बेड नर्सरी में हम क्या करते हैं, 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, इस माप के हम लोग किसानों को बेड तैयार करवाते हैं। और इसमें जो अच्छे से जो गाय का गोबर है या शानदार खादर है, इसको किसान को कहते हैं अच्छे से मिला लें। एक बार ये बेड बन जाता है तो उसमें थोड़ा नमी बना के किसान को बीज डालने के लिए उसमें बोला जाता है। हमने किसानों को बोला 15 किलो या 10 किलो बीज के बजाय सिर्फ 2 किलो बीज का उपयोग कीजिए और वो बीज को आप इस बेड में छिड़काव कीजिए। तो 12 दिन के बाद जब उसका नर्सरी तैयार हो जाता है तो उसको हमें मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है। हमने किसानों को यहाँ पे बताया कि आप जो पेड़ से दूरी है वो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए 25 बाई 25 में। तो किसानों ने उसको स्वीकारा और रस्सी की मदद से उस लाइन जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया। कहते हैं नॉलेज इज पावर, और डांग के ट्राइबल किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और जिंदगी के लिए किसान अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं।
उसमें से एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय। इंडस्ट्री की मदद से स्कूल में ट्राइबल बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई लिखाई की सुविधा है। यहाँ पे जो क्लासरूम में जो अलग अलग तरह के विषय सिखाए जाते हैं, जैसे गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम कराटे, मेडिटेशन, योगा, आर्चरी क्लासेस भी लेते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, कोई भी तालीम में पीछे नहीं हटने चाहिए। हर एक आदिवासी बच्चा जो यहाँ पे पढ़ता हो उसका सर्वांगीण विकास हो, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं पर जीवन के जो मूल्य है अच्छा उसमें सिंचन हो और कैसे जिंदगी जीनी है ऐसे हो जाए और अच्छे रोल मॉडल्स बने। डांग जिले के हर गांव से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ पर उन बच्चों के लिए खाने से लेकर रहने का इंतजाम मुफ्त में किया जाता है। स्कूल में बच्चों को विज्ञान, गणित, इतिहास विषय समेत हर उस विषय की जानकारी दी जाती है जिससे उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। आखिरकार पढ़ाई लिखाई से ही तो बच्चे अपने सपने को साकार कर सकेंगे। मेरे लिए शिक्षण का महत्व है कि जो हम लोग नहीं जानते उससे शिक्षण से हम ज्ञान मिलता है कि कैसे क्या करना है, वो सब हम शिक्षण से जान सकते हैं। मेरे माँ बाप खेती करते हैं, फिर भी उनका बड़ा सपना है कि मैं आगे बढ़ूं, और वो इतना छोटा सा काम करते हैं लेकिन उसका भी बड़ा सपना है कि मैं इस स्कूल में आई हूँ तो मैं भी कुछ उन लोगों को करके दिखाऊं और उसका नाम रोशन करूं। मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। तो अपनी परेशानियों से मत घबराओ, अपने सपने के सहारे आगे बढ़ो। इसी कहावत के साथ हम आपको यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अगले हफ्ते देश के एग्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से जुड़े मिथक पर एक्सपर्ट पैनल के साथ गर्मा गर्म बहस के साथ लौटेंगे। स्वस्थ स्वच्छ जैतों को देखने के लिए धन्यवाद। Presented by Crop Care Federation of India. Getting your logo on that